ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए बिहार में चीजें आसान नहीं है, चाहे वह सीटों के बंटवारे को लेकर देखा जाए और चाहे जनता के बीच में बीजेपी के वर्तमान समय की स्थिति को लेकर देखा जाए। तो ऐसे में 2024 का चुनाव बिहार में काफी इंटरेस्टिंग है। हेलो और नमस्कार दोस्तों, 1977 के बाद किसी लोकसभा चुनाव को लेकर इतनी उत्सुकता देखी जा रही है। वर्तमान समय में विपक्षी पार्टियां एक तरीके से इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रही हैं। यही काम आपने 1977 में जनता पार्टी के रूप में देखा था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आई थीं। ऐसे में इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि वह नैरेटिव सेट कर दें। इसको लेकर सबसे आगे रहा बिहार। देखिए, बिहार हमेशा राजनीति का केंद्र पूरे भारत में रहा है। 1977 में जनता पार्टी के लिए भी बिहार ही उत्तरदायी रहा है। उसी तरीके से 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर भी बिहार ही उत्तरदायी रहा है। बिहार ने एक और ऐसा काम किया जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गए हैं, और यह घटना है जातिगत जनगणना। 1931 के बाद पहली बार किसी राज्य ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पब्लिक करी है। देखिए, 2011 में भी जातिगत जनगणना के विषय में बात कही जाती है। माना जाता है कि मनमोहन सिंह ने 2011 के चुनाव में जातीय जनगणना के विषय में रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। लेकिन बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को बिहार की जातीय जनगणना को पब्लिक कर दिया। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई। इंडिया वर्सेस एनडीए और सीटों के बंटवारे को लेकर वहां पर बात छिड़ रही है। अभी तक हम लोगों ने नीतीश और लालू के बीच में डिस्कस किया था कि इस जातीय जनगणना का प्रभाव क्या पड़ेगा इन दोनों पार्टियों पे। आई बटन पे मैं यहां पर दे रहा हूं, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए गठबंधन की, क्योंकि एनडीए गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है जितना कि हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में एनडीए गठबंधन में भाजपा सबसे शक्तिशाली पार्टी है, या ये कह दें कि वर्तमान समय में एनडीए का मतलब ही भाजपा है। ऐसे में बिहार में चीजें काफी ज्यादा बदली दिखाई दे रही हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर बिहार में तलवारें खिंच चुकी हैं। एनडीए गठबंधन में चर्चा करेंगे दोस्तों आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द सुरेश। दोस्तों, अगर बात करें बिहार में एनडीए की, तो एनडीए 2014 और 2019 इन दो समय में चुनाव लड़ा था। 2014 में भी एनडीए को अच्छी खासी सीट मिली थी और वहां पर उनके पास जेडीयू नहीं थी। लेकिन 2019 में भाजपा और जेडीयू दोनों एनडीए का पार्ट बने और तब उन्होंने 39 सीट्स यहां पर प्राप्त करी थी। लेकिन वर्तमान समय में नीतीश कुमार की जेडीयू भाजपा का भाग नहीं है। ऐसे में 2024 में भाजपा बिहार के चुनाव को बड़े फूंक फूंक कर देख रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में 40 सीटों का बंटवारा भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। हम यह मान के चल रहे हैं कि भाजपा वर्तमान समय में अगर जेडीयू उनके साथ नहीं आती है तो भाजपा अपने पास 40 में से कम 28 सीटें रखेगा और बाकी 12 सीटें अपने गठबंधन के साथियों के लिए छोड़ देगा। अगर हम एनडीए की बात करें तो भाजपा में वर्तमान समय में कुछ प्रमुख पार्टियां ऐसी हैं जो सीटों को लेकर मांग कर रही हैं। इसमें लोक जनशक्ति पार्टी है जो वैसे भी 2 भागों में टूट चुकी है। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और दूसरी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जहां पे एलजेपी रामविलास की लीडरशिप चिराग पासवान के पास, वहीं पर राष्ट्रीय एलजेपी की कमान है पशुपतिनाथ पारस के पास, जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं। वहीं पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर के लीडर हैं जीतनराम मांझी, और उपेंद्र कुशवाहा भी वर्तमान समय में वापस से आ चुके हैं एनडीए में। चलिए चर्चा करते हैं इन सभी को अपनी अपनी सीटों की डिमांड को लेकर। तो पहली यहां पे जो सीट जिसको लेकर तलवारें खींची हुई हैं वो एलजेपी रामविलास पासवान और हम के बीच में है, और वह सीट है जमुई। वर्तमान समय में जमुई से सांसद हैं चिराग पासवान और वह 2 बार से वहां पर सांसद हैं।
लेकिन जीतन राम मांझी ने इस सीट पर क्लेम कर दिया। जीतन राम मांझी ने यह कह दिया कि यह सीट एक समय भोला मांझी के पास थी, ऐसे में मुसहर कम्युनिटी इस पूरे एरिया में डोमिनेट करती है। अगर भोला मांझी की बात करें तो भोला मांझी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे, काफी स्वच्छ छवि के नेता माने जाते थे और वह यहां से सांसद थे। ऐसे में जीतन राम मांझी का कहना है कि इस पर्टिकुलर सीट में जो कम्युनिटीज हैं, इन कम्युनिटीज में हम का ज्यादा रोल है। ऐसे में यह सीट वर्तमान समय में मिल जानी चाहिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहां पर चिराग पासवान 2 बार से सांसद हैं, ऐसे में वह इस सीट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। अगर आपको 2019 का लोकसभा चुनाव याद हो तो गया की सीट को जेडीयू ने वहां से जीता था। ऐसे में गया की सीट पर हम का प्रभाव दिखाई देता है और जीतन राम मांझी गया की सीट को लेकर काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर वो जमुई पर क्लेम करेंगे, जिस आधार पर वह क्लेम कर रहे हैं, यही आधार लेकर चिराग पासवान भी गया की सीट को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि राम स्वरूप राम जो कि पासवान कम्युनिटी से आते हैं, वह यहां से सांसद थे एक समय में। ऐसे में जो क्लेम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जमुई को लेकर है, वही क्लेम आपको गया को लेकर चिराग पासवान में देखने को मिल सकता है। ऐसे में एनडीए में सीट का बंटवारा इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आप देखिए, जब पूछा गया जीतन राम मांझी से कि भाई आप सीटों की डिमांड किस तरीके से कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई एनडीए के सामने हम सीटों की डिमांड कर सकते हैं, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन बात यही आती है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी पता है कि लोकसभा चुनाव में केवल उन्हें एक सीट पर ही क्लेम मिलेगा और वह सीट गया की हो सकती है। अगर वो जमुई पर क्लेम करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि उनको यहां पर कुछ भी हाथ ना लगे। एक और सीट है जिसको लेकर एलजेपी में ही बवाल चल रहा है, वो है हाजीपुर की सीट। जी हां, हाजीपुर की सीट को लेकर चिराग पासवान की एलजेपी और पशुपतिनाथ पारस की एलजेपी दोनों ही क्लेम कर रही हैं। रामविलास पासवान की लीगेसी को क्लेम कर रहे हैं इस समय चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस। ऐसे में देखना होगा कि हाजीपुर की सीट को लेकर एनडीए किस स्ट्रेटजी के तहत यहां पर काम करती है, क्योंकि एक समय जिस समय एलजेपी टूटी थी, एलजेपी टूटने के बाद पशुपतिनाथ पारस तो एनडीए में रह गए, लेकिन चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर जा चुके थे। लेकिन आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में एलजेपी रामविलास पासवान जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, वो वापस से एनडीए में आ चुकी है। अगर आपको याद हो, बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने स्वयं को मोदी का हनुमान कह दिया था। ऐसे में चिराग पासवान की स्थिति वर्तमान समय में भाजपा और एनडीए के बीच में उतनी कमजोर नहीं है। और आप देखेंगे कि पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान के बीच में भी इस समय किसी भी तरह का क्लैश आपको बहुत देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाजीपुर की सीट हो सकता है इनके बीच की उस आग को एक बार और भड़का दे जो कि एलजेपी को क्लेम करने को लेकर थी। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जो कभी इस तरफ और कभी उस तरफ जाते हैं, उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। 2013 में उन्होंने जेडीयू से टूटकर एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था रालोसपा। उस समय वह एनडीए में शामिल थे, लेकिन 18 में वह एनडीए को छोड़कर वापस से जेडीयू में आ जाते हैं और जेडीयू में आने के बाद उन्होंने रालोसपा का यहां पर विलय कर लिया। लेकिन पिछले साल वापस से उनके नीतीश कुमार से खटपट होती है और वह रालोसपा जो एक समय पार्टी हुआ करती थी, उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से टूटने के बाद एक नई पार्टी बना ली, उसका नाम रखा राष्ट्रीय लोक जनता दल। ऐसे में यह वर्तमान समय में एनडीए का हिस्सा है। अगर आपको 2019 याद होगा तो उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और उन 2 सीटों पर उनकी हार हो गई थी। ऐसे में वर्तमान समय में कुशवाहा कम्युनिटी में भी उपेंद्र कुशवाहा की पैठ काफी कम हुई है और वह इस समय कोई जिताऊ नेता बिहार में देखे नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके से वो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में भागते फिर रहे हैं, हो सकता है कि उनको एक भी सीट ना मिले, लेकिन हो सकता है कि काराकट की सीट उनको लड़ने के लिए दे दिया जाए। लेकिन वह उजियारपुर की सीट चाहते हैं, जहां से वर्तमान समय में नित्यानंद राय इस समय भाजपा से सांसद हैं और नित्यानंद राय 2014-2019 दोनों में उजियारपुर से ही जीते थे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को वह सीट मिल जाए, इसकी संभावना बड़ी कम दिखाई दे रही है। भाजपा में वर्तमान समय में
बिहार को लेकर काफी बवाल चल रहा है, क्योंकि भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो बिहार को लीड कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ही भाजपा इस समय बिहार में देखी जा रही है, और बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट ने भी भाजपा के अंदर खलबली पैदा कर दी है, क्योंकि ओबीसी वोटों की संख्या यहां पे 63% है। ऐसे में बिहार में भाजपा को अपना ओबीसी लीडरशिप क्रिएट करना पड़ेगा। सुशील मोदी बिहार में एक अच्छे जाने माने नेता है, लेकिन उनका जनता के बीच में रोल लगभग नगण्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार में भाजपा के पास कुछ है नहीं, कोई ऐसा नेता है नहीं जो बिहार में भाजपा को लीड कर सके। और एनडीए में नीतीश कुमार के न रहने की वजह से एनडीए बिहार में कमजोर दिखाई दे रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव को एनडीए हमेशा याद रखेगी, क्योंकि 2014 में एनडीए के पास नीतीश कुमार नहीं थे, फिर भी उन्हें अच्छी खासी सीटें मिली थी। 2019 में जेडीयू के आने के बाद एनडीए में, वहां पर एनडीए को 39 सीटें मिली आउट ऑफ 40। ऐसे में बीजेपी को 2014 की उम्मीद की आस है, लेकिन उनके साथ जो गठबंधन में दल हैं, उनके पास वह शक्ति नहीं है जो कि इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है, जहां पे इंडिया गठबंधन में वर्तमान समय में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और माले है। वहीं पर एनडीए के पास केवल बीजेपी है। इसके अलावा एलजेपी जो कि पशुपतिनाथ पारस वाला सेगमेंट है, उसके पास दम दिखाई दे रहा है। बाकी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी रोल यहां पर बड़ा कम है, और उपेंद्र कुशवाहा तो लगभग नेपथ्य में जा चुके हैं। चिराग पासवान केवल जमुई की सीट पर ही प्रभाव रख पा रहे हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए बिहार में चीजें आसान नहीं है, चाहे वह सीटों के बंटवारे को लेकर देखा जाए और चाहे जनता के बीच में बीजेपी के वर्तमान समय की स्थिति को लेकर देखा जाए। तो ऐसे में 2024 का चुनाव बिहार में काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किसी और पॉलिटिकल मुद्दे की। तो इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।